हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है। आज बात करते हैं बिहार के नीतीश कुमार की। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया। यानी अब ये क्लियर हो गया कि वो राज्यसभा जाएंगे, बिहार की सत्ता को छोड़ने वाले हैं। कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि आखिर अचानक से इन्होंने 7 की जगह 21 को क्यों चुना और इतना पावरफुल पोस्ट मुख्यमंत्री का छोड़ करके वो क्यों राज्यसभा जा रहे हैं। वो शख्स जो एज ए मुख्यमंत्री किसी को भी बहुत आसानी से राज्यसभा भेज सकता है, उसके लिए क्या राज्यसभा इतना महत्व रखता है। हम लोग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी ने अभी 5 मार्च 2026 को, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, 5 मार्च 2026 को राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन पड़ा। कल की ही बात है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे अटकलें हैं। इसमें नीतीश कुमार जी की तरफ से भी कुछ क्लेरिफिकेशन किया गया है, जिसमें उनकी ये थी कि वो अपने लाइफ में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के ही सदस्य रहे हैं। सिर्फ राज्यसभा छूट गया है तो वो चाहते हैं कि वो चारों सदनों का सफर पूरा कर ले अपने इस लाइफ में। एक तो इन्होंने ये बात कही। दूसरी, कई बार ऐसा होता है कि राज्य मुख्यमंत्री पद से हटने और राज्यसभा में जाने को हम नेशनल लेवल पे लीडरशिप की तरफ भी देख सकते हैं कि अगर उनको ये लग रहा है कि चलो अब नेशनल लेवल पे जाके लीड करते हैं, तो वो भी एक संभावना जताई गई है जो आपके सामने यहां पे दिया गया है। तीसरा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बहुत समय से अपोजिशन पार्टियों या अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ हों, उनका यह कहना था कि बीजेपी बीच में मुख्यमंत्री को चेंज कर सकती है और ऐसा ही हुआ। संभावना है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा आने वाला है। साथ में नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि अपने बेटे के फेवर में उन्होंने इतना बड़ा पोस्ट लिया और राज्यसभा के लिए तैयार हो गए। बात क्या है, सही क्या है, ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े समाजवादी लीडर के रूप में जाने जाते हैं और फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। कई और कारण हैं। कई बार उनके ऊपर उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर उन पे प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। कई बार सार्वजनिक मंच पे कुछ ऐसे उन्होंने काम किया जिसको लेकर आलोचना काफी ज्यादा हुई। तो ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, राज्यसभा में बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, तो वहां पे उनकी राजनीतिक कैरियर लंबे समय तक चल सकती है। समय की बात करें तो अभी बिहार में टोटल 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है और जिसका इलेक्शन होना है, इसी महीने होना है। तो इन 5 लोकसभा सीटें जो खाली हुई है, तो राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है, अब 2 साल के बाद फिर नेक्स्ट सीट खाली होगी। तो एक मौका के रूप में देखा गया कि 2 साल इंतजार नहीं करके इसी बार इनको राज्यसभा भेज दिया जाए। ये सारा है। नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा है कि बिहार का सहयोग मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। ये सब उनका लिखा हुआ है। खैर, नीतीश कुमार की बात करें तो राज्यसभा जाने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। एक सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जी के जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका जवाब है नहीं। नीतीश कुमार जी ने अभी राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरा है। वो रिजाइन नहीं किए हैं, वो अभी चीफ मिनिस्टर हैं। और ध्यान रखिएगा कि 16 मार्च को इलेक्शन होना है और 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा का चुनाव। जैसे अभी क्या हुआ कि 16 मार्च को इलेक्शन होना है और 10 अप्रैल 2026 तक इनके पास समय होगा कि ये रिजाइन कर सकते हैं। तो 16 से 10 के बीच में ये कभी भी कर दे, पहले कर दे, बाद में कर दे। अब राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कब लगने के पहले हम कंडीशन देख लें। अभी एनडीए के पास 200 से अधिक सीटें हैं, क्योंकि अभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि जदयू एनडीए से अलग हो गया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, नहीं ना, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। दोनों को मिला के 200 से अधिक सीटें पहली बार। तो सरकार नहीं, एक नेता चुना जाएगा और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन का सवाल नहीं है। सवाल है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है। देखो, आर्टिकल 356 के तहत यह तभी लगता है जब सरकार के पास आवश्यक बहुमत ना हो, जो इनके पास है। दूसरा, वो विश्वास मत खो दे, मतलब मेजोरिटी नहीं है जो इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ चेहरा मुख्यमंत्री का बदलेगा, शासन जैसे चल रहा था वो उसी तरह से चलेगा।
यहां एक और सवाल उठता है बार बार कि क्या इसके बाद सारी भर्तियां जो भी एग्जामिनेशन का फॉर्म निकला है, आगे जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत सारे कैलेंडर जो पाइपलाइन में है, क्या उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा? तो उस पर क्या होगा वो तो नहीं पता अभी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, सरकार नहीं बदल रही है। सरकार वही है, मुख्यमंत्री का सरकार उसी गठबंधन का है जो पहले था, योजना उसी सरकार की है जो पहले की थी। सरकार का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, सरकार वही है, तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या मुख्यमंत्री की जगह उनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना चाहिए था, या राज्यसभा में जाना चाहिए था? एक सवाल है कि उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहिए था या राज्यसभा में जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप वरीयता अनुक्रम देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि ये क्यों कर दिया इन्होंने, ये अभी 7वें स्थान पे 21वें पे क्यों चले गए। सबसे पहले हम लोग कुछ इनके पावर्स और एक्चुअल स्थिति को हम देखें तो देखिए, एज ए मुख्यमंत्री और एज ए राज्यसभा सांसद बहुत पावर में अंतर है। वो जस्ट एक एमपी होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य का मालिक होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। राज्यसभा सांसद उच्च सदन का एक विधायी सदस्य होता है। प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से अथॉरिटी मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। राज्यसभा को कुछ ऐसा खास पावर नहीं मिला, खासकर फाइनेंस में तो बिल्कुल ही नहीं। मुख्यमंत्री देश की कानून व्यवस्था शासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। राज्यसभा पे ऐसा कुछ नहीं है, कानून बनता है तो वहां पे वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पे वोटिंग होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री वाला कोई रोल वहां पे नहीं होता। राज्य के बजट खर्च आदि में कंट्रोल करने की शक्ति इनकी होती है, ऐसा कोई शक्ति नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि उनको 5 करोड़ रुपए मिलता है एमपी लैंड के तहत, ठीक है, एमपी लैंड के तहत उनको 5 करोड़ मिलता है, जिसको अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, जबकि यहां पे जितना ही पैसा है वो सब मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर है वरीयता क्रम जो संविधान में। देखो, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें ना, तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के अंदर होते हैं, अगर राज्य के अंदर होते हैं तो वो 7वें स्थान पे होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर उनका दर्जा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो एमपी बनेंगे ना, वो राज्यसभा के या कोई भी एमपी, तो 21वें नंबर पे चले जाएंगे। सवाल यहां है कि नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत दूरदृष्टि उनकी बहुत अच्छी है, बहुत दूर का प्लान करते हैं। अब पता नहीं कौन सा प्लान किए, क्योंकि इनके बारे में अटकलें ये लगाई जा रही थी ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद से कम पे नहीं मानेंगे। हो सकता है आगे की प्लानिंग यही हो कि अभी राज्यसभा चलते हैं और सरकार ने वहां पे जो भी लोग एग्रीमेंट हुआ उसमें ये हुआ होगा कि चलिए अभी जाइए राज्यसभा, उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति वहां से बना देंगे। अब जो हुआ, लेकिन इन्होंने 21 नंबर चुना है। तो वरीयता अनुक्रम में आप समझ लो कहां 7 और कहां 21, तो एक बड़ा अंतर है जो इन्होंने चुना है। अब सवाल है, चयन प्रक्रिया में हम नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे तो आपको पता है मुख्यमंत्री के लिए उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है, विधान परिषद में जाना होता है, और राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम राज्यसभा में आते हैं, एक बार राज्यसभा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए। तो उसमें लगभग मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। अभी 245 मेंबर्स टोटल है, ठीक, टोटल है। 5 सीट खाली छोड़ी गई है पीओके को लेकर। इसमें अभी 233 जो है वो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी का मतलब दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे विधानसभा है वहां से चुन के आते हैं, और 12 लोगों को सरकार मनोनीत करता है, राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अब राज्यसभा का सदस्य बनने की जो चुनावी प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट है। जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं राज्य के, वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो एमएलए के द्वारा इस प्रोसेस में भाग लिया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करता। और इसका जो तरीका है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एज इट इज जैसा कि आपने राष्ट्रपति में देखा होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एज इट इज जैसा राष्ट्रपति में होता है। तो उस आधार पर यहां वोटिंग होती है और वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग उनको भेजा जाता है। जीतने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम बात करें तो कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए उनको,
और जब वहां जाएंगे तो वो 6 साल तक आराम से रहेंगे, 5 नहीं 6 साल तक। 2/3 मेंबर हर एक तिहाई 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर कर जाते हैं। और अभी की बात करें बिहार में, तो बिहार में 16 अभी इलेक्शन जो होने वाला है, तो 10 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है। टोटल 37 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन होगा। 10 राज्यों में बिहार भी है। बिहार में टोटल 5 सीटों के लिए इलेक्शन होना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 नहीं है, टोटल 16 है। एक ही बार इलेक्शन नहीं होता। अब जो इलेक्शन होगा वो 2 साल के बाद होगा। तो 2016 है। और अभी जब नीतीश कुमार यहां जाएंगे तो 2026 से 2032 तक इनका सिंहासन सुरक्षित होगा। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए जाने को सोचे हैं। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो यही बताएंगे। वैसे कुछ सोच के ही जा रहे होंगे, लेकिन अभी जो आपके मन में सवाल था कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्यों इन्होंने 21 नंबर का पोस्ट चुना है 7 नंबर का छोड़ करके, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बिहार में टोटल संख्या कितनी है, आदि आदि। तो जो डाउट है वो आपको एज ए स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। और भी टॉपिक है उसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।